हेलो बच्चों। तो आज हम फिर से यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स या डायमेंशनल एनालिसिस की बात करें तो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कल बताया था कि अगले लेक्चर में हम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था ना कि जो है कोई 3 फिजिकल क्वांटिटी लिया था ना, U = mgh डिराइव किया था, है ना, m और g और h पे डिपेंड करता था। ऐसे ही मैंने बोला था कि कभी ऐसे भी रिलेशंस होंगे जिनको हम इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते। तो उन लिमिटेशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड व्हाइल डिड्यूसिंग द रिलेशंस। ठीक है, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, देखो, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कल हम डिराइव करते हुए आपको बताए थे, है ना, कि यदि U = mgh हमने डिराइव किया था, साथ में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी लगाए थे, तो मैंने आपसे बोला था कि इस k की वैल्यू को हम पता नहीं कर सकते इस मेथड से कि इस k की कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, वही कहा जा रहा, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, हम इसको नहीं बता पाएंगे। क्लियर है ना इस मेथड से। ठीक है, सेकंड कह रहा है वी कैन नॉट डिड्यूस द रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक टर्म। ये रिलेशन लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को इन्वॉल्व करने वाले किसी भी फिजिकल रिलेशन को डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से डिराइव या डिड्यूस नहीं किया जा सकता। क्लियर है? क्यों नहीं किया जा सकता आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं। क्यों? क्योंकि मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी जो है आपका, है ना, मान लो आपका एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज P, है ना, इसको हम लिख रहे हैं A sin x। तो क्या P को हम कहेंगे P A पे भी डिपेंड करता है और x पे भी डिपेंड करता है। तो क्या इस P की वैल्यू को हम डिड्यूस कर सकते हैं? P के इक्वेशन को हम डिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से। क्यों? क्योंकि यहाँ A का डायमेंशन तो पता है, लेकिन हमें ये पता है कि इसका डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये। ठीक है, तो जो हम ऐसे लिखते थे ना, सपोज दैट P विल डिपेंड ऑन A⁴x, है ना, यहाँ क्या लिखेंगे? P विल डिपेंड ऑन sin x⁴y, नहीं ना, बट sin x का तो डायमेंशन ही नहीं है, 1 है, तो 1⁴y क्या करोगे, 1 ही हो जाएगा। इसीलिए ये टर्म आएगा ही नहीं इसमें, इसीलिए ये कहा जा रहा है वी कैन नॉट डिड्यूस द रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक टर्म। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन डिड्यूसिंग द रिलेशंस इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स व्हिच हैव डायमेंशंस। ठीक है, मीन्स हम उन फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशंस को इस मेथड से डिड्यूस नहीं कर सकते जहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होते हैं उनका भी अपना एक डायमेंशन हो, वो डायमेंशन लेस ना हो। तब कैसे होगा? मैंने आपको बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस ही होगा। क्लियर है? तो ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है या कोई रिलेशन है जिसको आपने डिड्यूस किया और वहाँ पे देख रहे हो, मतलब डिड्यूस करने जा रहे हो, किया कहाँ भी, है ना, और वहाँ देख रहे हो कि ऐसा आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन्वॉल्व है वो डायमेंशन लेस नहीं है, तब उस फॉर्मूला को आप डिराइव नहीं कर पाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल लो। ठीक है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या लिखते हैं, किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोपोर्शनल टू m1, है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू m2। ठीक है,
एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एफ जी प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। ये तो पढ़े होगे, ग्रेविटेशनल फोर्स 11th में पढ़ोगे, ठीक है, 9th में भी पढ़े होगे ये फॉर्मूला। ठीक है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। क्लियर है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया है ना, एफ जी इक्वल टू जी m1 m2/r²। तो हम कहते हैं ना, जी क्या है आपका, क्या है जी आपका, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्या ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस है? नहीं, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होता है, इसका एक डायमेंशन होता है, और उसको अभी हम निकालेंगे भी क्या डायमेंशन होता है, ये सब भी पढ़ते चलेंगे साथ में लिमिटेशंस के। ठीक है, चलो, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने का ट्राई करते हैं हम। ठीक है, यहां लिख लेते हैं इसको, है ना, एफ जी इक्वल टू जी m1 m2/r²। ठीक है, चलो जी का हम डायमेंशन निकालने की ट्राई करते हैं। तो क्या होगा जी का डायमेंशन, जी का डायमेंशन होगा, जी को पहले लिख जाओ Fr²। एफ जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फोर्स ही, और r²/m1 × m2। ठीक है ना, g इक्वल टू Fr²/m1 × m2। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन होगा, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, mlt-2। फोर्स का mlt-2, और r क्या है, डिस्टेंस है, तो l²। और ये भी मास है और ये भी मास है, m1 और m2, तो m²। अब इसको लिख दोगे, m है ऊपर, m² है नीचे, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m⁻⁻1। ठीक है, m⁻⁻1। यहाँ देखो l, यहाँ l नहीं है, यहाँ l है और यहाँ l² है, तो क्या हो जाएगा l³। ठीक है, फिर देखो t, यहाँ t नहीं है, यहाँ t⁻⁻2, तो यहाँ t⁻⁻2। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपका डायमेंशन निकल आया। तो ये कांस्टेंट जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये डायमेंशनलेस नहीं है। तो इस फोर्स को आप डायमेंशनल, इस फोर्स के इक्वेशन को आप डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से नहीं कर सकते। क्लियर है, ये फोर्स का इक्वेशन, इसको आप डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते। क्लियर है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड पॉइंट ये हो गया है, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, चलो अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग 2 or more टर्म्स सेपरेटेड बाय +or-। ठीक है ना, मतलब यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी में, है ना, फिजिकल क्वांटिटी के एक्सप्रेशन में दो मतलब टर्म हो, 2 टर्म हो या 3 टर्म हो, है ना, 2 या 2 से अधिक टर्म हो, और वो किससे सेपरेट हो, प्लस या माइनस से सेपरेटेड हो। जैसे मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी से P लेते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी P, है ना, उसको लिखते हैं xt समथिंग, कुछ भी, x कुछ भी है, t कुछ भी, ऐसे ले, प्लस y/t², ऐसे कुछ भी लिखते हैं। ठीक है ना,
तो इस रिलेशन को जो दो या दो से अधिक टर्म प्लस या माइनस से सेपरेटेड हों, ऐसे रिलेशन को आप डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन तो सेम होगा, ठीक है ना, लेकिन इसमें एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बना पाओगे कि इसका कौन सा पावर इसका कौन सा पावर इसके प्रोपोर्शनल है। तो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में कर लेते थे ना, यहाँ देखो y इक्वल टू ए बी और c, यहाँ लिखते थे a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z, लिखते थे ना। यहाँ पे कैसे करोगे ये चीज़, है ना, x टू द पावर क्या करोगे, t टू द पावर क्या करोगे, फिर इसका रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करोगे, इसमें कंपेयर करके y के डायमेंशन से कंपेयर करके निकालते थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस मेथड से इस टाइप के इक्वेशन को आप डिराइव नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट, देखो फिफ्थ, दिस मेथड फेल्स टू डिराइव exact form of physical relations if a physical quantity depends on more than 3 other physical quantities। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। दिस मेथड फेल्स टू डिराइव exact form of physical relations if a physical quantity depends on more than 3 other physical quantities। समझो यहाँ पे देखो, सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी y है, ये डिपेंड करता है 3 तक तो चल जाता है, 2 तक भी चल जाता है। क्यों चलता अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। मान लो कुछ a b c टाइप का हो, या y ए बी अपान सी टाइप का हो, इनके कुछ पावर भी होंगे, अभी हम ऐसे बता रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है ए स्क्वायर बी अपान सी हो, ए के पावर हो सकता है, बी के पावर भी हो सकता है, सी का पावर भी हो सकता है, हम सिंपलेस्ट लेके समझा रहे हैं, ठीक है। या y इक्वल टू ए अपान बी सी टाइप का हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे इक्वेशंस को आप आराम से डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से। क्यों, कैसे डिराइव करोगे, देखो y प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर x लिख सकते हो, y प्रोपोर्शनल टू b टू द पावर स्मॉल y लिख सकते हो, y प्रोपोर्शनल टू c टू द पावर स्मॉल z लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे x, y और z में पावर्स को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, y में क्या है, m, l और t इन्वॉल्व होगा, हो सकता है और भी कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो, लेकिन आप इसको कंपेयर करोगे इधर, यहाँ देखो, इसको भी हम मान लो m, l और t में बनाते हैं इसका इक्वेशन, ठीक है। तो कुछ ऐसे इक्वेशन आता था ना, जैसे मान लो यहाँ पे x, y और z 3 वेरिएबल होते हैं, क्लियर है ना, यहाँ पे 3 वेरिएबल होते हैं, ठीक है। और इक्वेशन कितने बनते हैं, इक्वेशन कितने बनते हैं, यहाँ देखो y में भी मान लो m टू द पावर समथिंग p, m टू द पावर p, l टू द पावर q, t टू द पावर r, स्मॉल r है, ऐसे कुछ आया y का डायमेंशन ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। इसको हम कैसे इक्वेट करते हैं, a का कुछ mlt के फॉर्म में आएगा, b भी आएगा और c भी आएगा, उनके कुछ x, y और z पावर आएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे आता है m के पावर x प्लस समथिंग 2y प्लस z, ऐसे समझा रहा हूँ रैंडम, ठीक है। m, l के पावर माइनस x माइनस y प्लस 2z, है ना, और ऐसे t के पावर माइनस x प्लस 2y, ऐसे कुछ आया अभी रैंडम लिए हैं समझाने के लिए। देखो अब यहाँ पे देखो हम कंपेयर करते हैं, तो क्या बनेगा, x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू p, माइनस x माइनस y प्लस 2z इक्वल टू q एंड माइनस x प्लस 2y इक्वल टू r। इससे आपके 3 इक्वेशंस बनेंगे, 3 लीनियर इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। और हमें
कितने अननोन हैं, इक्वेशन कितने बने 3। यहाँ कोई जीरो आ जाएगा तो भी जीरो के तो बराबर पुट करके इक्वेशन तो 3 ही बनेगा। ठीक है, तो कितने इक्वेशन बने 3। अननोन कितने हैं 3। कौन कौन से x, y एंड z। 3 इक्वेशन बने, 3 अननोन हुए, तो तीनों अननोन क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ क्यों कहा गया कि 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि 4 फिजिकल क्वांटिटी हो गए है ना, यहाँ पे यदि मान लो हमने ले लिया, इधर तो समझ में आ ही गया है पूरा आपको। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एक और a b c d भी ले लिया है ना, a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z, d टू द पावर w। ठीक है, अब कितने वेरिएबल हो गए, 4 वेरिएबल हो गए है ना, 4 वेरिएबल हो गए। ठीक है, बट इक्वेशन कितने बनेंगे, अभी डिस्कस किए थे, इक्वेशन 3 ही बनेंगे, इक्वेशन 3 ही बनेंगे। तो 4 वेरिएबल और 3 अननोन, सॉरी इक्वेशंस 3 ही बनेंगे। तो 3 इक्वेशंस एंड 4 वेरिएबल मीन्स 4 अननोन। तो इन चारों को एग्जैक्टली निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट बोला गया है। तो इस तरीके से ये हमने 5 लिमिटेशंस पढ़ लिया। ठीक है, कि इनके वजह से मतलब कुछ कुछ आपके प्रॉब्लम्स आती हैं फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल रिलेशंस को डिराइव करने में। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से। ठीक है, अच्छा, डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ और भी लिमिटेशंस होते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, मान लो मैं कहूँ कि क्या डायमेंशनल एनालिसिस ये बता सकता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, बता सकता है, नहीं बता सकता। ठीक है ना, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट टेल अबाउट अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इट इज वेक्टर क्वांटिटी और स्मॉल स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है ना, फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ये डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं चलता। ठीक है, एक और लिमिटेशंस दिमाग में रख सकते हो, जैसे डायमेंशनल फार्मूला यूनिक नहीं होता। इसका क्या मतलब है, मैंने बोला डायमेंशनल फार्मूला यूनिक नहीं होता, इसका क्या मतलब है, मतलब एक ही डायमेंशनल फार्मूला मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी रख सकते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर है, कैसे, यहाँ पे देखो, कैन हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। देखो, वर्क का डायमेंशन क्या होता था, आपको याद है, वर्क का डायमेंशन, ठीक है, ml² t-2। ठीक है ना, वर्क का डायमेंशन ml² t-2। एनर्जी का भी डायमेंशन ml² t-2। चलो हम कहते हैं ये दोनों थोड़ा सिमिलर भी हैं, ठीक है, लेकिन है तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, लेकिन टॉर्क के बारे में बात कर लें। टॉर्क क्या होता है, सिंपली देखें डायमेंशनल टर्म में, नहीं तो टॉर्क तो R क्रॉस F होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, हम सिंपली देखें तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे पैरेलल हो, है तो डिस्टेंस ही। ठीक है, तो इसका डायमेंशन निकालो, क्या हो जाएगा, mlt-2 इंटू डिस्टेंस का L। तो कितना आ गया, ml² t-2। अरे हाँ, देख लो, ये भी वहीं आ गया। ठीक है, क्या आया, टॉर्क का डायमेंशन है
ml²T-2। ये तो वही है एनर्जी का, तो वही है वर्क डन का। मतलब more than one physical quantities can have same dimensional formula, work, energy and torque having same dimensional formula। ठीक है, so we can say dimensional formula is not unique, dimensional formula unique नहीं होता। ठीक है, more than one physical quantity can have same dimensional formula। ठीक है, तो आज इतने पे ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। लगता बच्चों वाली चीज़ें हैं, लेकिन है नहीं। इवन जी में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको बढ़िया से पढ़ना है। एक ही लेक्चर में मैं पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स और उनके रूल्स और कुछ क्वेश्चंस कवर कर लूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद से हम एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर एनालिसिस। ओके, चलो फिर हमारे साथ बने रहना, और अच्छा लगे तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जरूर करो। ओके, थैंक यू।